वेलकम टू माय चैनल कैमसिम। और यहाँ पर केमिस्ट्री हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं क्लास 10th वालों के लिए फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और जो चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली क्लास 10th वाले जरूर देखें, अदर क्लास भी देख सकते हैं, बट क्लास 10th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग ये चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है ना भाई। रिएक्शंस हमारी बहुत सारी होती है, पर नाम जो इसमें लग गया केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस आप लोगों ने देखा होगा, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, जो हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं वो केमिकल चेंज है। और फिजिकल चेंज भी आपने देखा होगा कि जो अगर हम वाटर में सॉल्ट या शुगर मिक्स करते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज, है ना। और दूध से जो दही बनता है, लाइक कर्ड फ्रॉम मिल्क, वो केमिकल चेंज है। तो सो मेनी एग्जांपल्स यू गाइज हैव। अब इसमें देखिए जो ये केमिकल चेंज अगर हुआ, ठीक है ना, तो वहां जो रिएक्शन हो रहा है उसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है तभी वो रिएक्शन हुआ है, इसलिए उसका नाम केमिकल रिएक्शन हुआ। अब केमिकल रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर हुआ है तो उनमें से कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन होगी जो कि हुई होगी। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकती है। या तो गैस उसमें से कोई इवॉल्व हुई होगी, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, कोई गैस इवॉल्व हुई होगी, तो तभी भी हम बोल देंगे कि ये केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए अगर हम देखें तो जैसे मान लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अगर इसको हमने लिटिल हीट किया, ठीक है, तो इससे अमोनिया गैस निकल जाती है एंड यहां से वाटर निकल जाता है, ठीक है ना। तो अभी ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होती है, क्या होती है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपने थोड़ा सा हीट किया, है ना, सम स्पेसिफाइड टेम्परेचर, तो अमोनिया गैस निकल गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर आप लाइक वाटर को भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, अगर आप वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना, तो यहां पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है तो ये वन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन के लिए कंडीशन है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो चेंज ऑफ कलर भी हो सकता है। चेंज ऑफ कलर, है ना। जैसे अगर आप देखो, अगर आयरन, अगर कॉपर सल्फेट, है ना, आयरन का बेसिकली अगर हम स्टेट लिखें तो ये सॉलिड स्टेट है, और यहां पे एक्वेस, एक्वेस का मतलब इसमें वाटर एडेड है। एक्वेस आप जहां भी देखोगे आप समझ जाओगे वाटर एडेड है। अगर तो इसका जो कलर होता है ना वो होता है ब्लू, ठीक है। आपने एक्सपेरिमेंट किया, कॉपर सल्फेट लिया टेस्ट ट्यूब में और थोड़ा सा सॉलिड आयरन उसमें डाला, अंडर सर्टेन स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर वो रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने से बनता क्या है, FeSO4, और ये बन जाता है एक्वेस, और इसका जो कलर होता है ना ये कलर हो जाता है ग्रीन। अब देखो कलर चेंज हो गया और यहां पे आपको क्या मिल जाता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना। ये देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये भी और भी कुछ एग्जांपल में हम देखेंगे इसको। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो रिएक्शन जिसमें कलर चेंज होता है, ठीक है ना। तो कलर चेंज के लिए आपने देख लिया कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो हमने दो आइडेंटिफिकेशन देख लिया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो या फिर चेंज ऑफ कलर हो। क्या कुछ और हो सकता है? यस। अब हम लोग देखेंगे कि हीट, है ना, इवोल्यूशन ऑफ हीट, है ना, और से टेम्परेचर, है ना, हीट और राइज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर राइज हुआ है, टेम्परेचर ग्लो भी हो सकता है, हमेशा जरूरी नहीं है कि राइज हो,
राइज हो या डाउन भी हो सकता है। तो हम जनरली अगर राइज की बात करें यानी कि हीट निकलेगी, तो वो भी हमें आइडेंटिफिकेशन कर देता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सपोज करो कार्बन है सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में, यहां से आपने CO2 बनाया। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में हीट निकलता है। तो ये जो हीट निकला ना, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक कंडीशन है आइडेंटिफाई करने का कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट एक और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि चेंज ऑफ स्टेट, है ना। जैसे मान लो आपने हाइड्रोजन लिया गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन लिया, चलिए अभी हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, है ना। देखिए यहां गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में है, और यहां पे H2O बन गया वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है। यानी कि जो दो गैसेस कंबाइन हुई और ये चेंज हो गई लिक्विड में। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चार तरीके पता चल गए हमें, ठीक है ना। आइदर इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज ऑफ स्टेट और चेंज ऑफ कलर और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये हीट है ना। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों जनरली हम इंक्रीज से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। एनी हाउ, तो ये हो गया हमारा एक केमिकल रिएक्शन को बेसिक मैं आपको बताऊं आइडेंटिफाई करने का तरीका। अब केमिकल रिएक्शन आपको पता है इरिवर्सिबल होता है। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली होता क्या है कि हमारा एक रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट का मतलब भाई दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम्स आ सकते हैं, 2 3 4 5 6 जो भी आ सकता है, A + B + C + D भी लिख सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। बट एक स्टैंडर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं कस्टम, तो दो एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। अब देखिए ये रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो या तो ये हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर सकते हैं, या फिर सनलाइट चाहिए, है ना, हीट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, या फिर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशंस है कि रिएक्टेंट्स यानी कोई एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स जिनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, है ना, इनके लिए कुछ कंडीशंस है कि हीट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, या इलेक्ट्रोलिसिस करें या फिर प्रेशर अप्लाई करें, तब ये कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोडक्ट को हम कुछ भी नाम दे लेते हैं, अभी चलो C बना लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है ना। कंडीशंस, इसको हम लोग एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब एक सिंपल हम लोग समझते हैं कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन में हम लोग सपोज करो लिखना चाहते हैं कि होता क्या है। तो जैसे मान लो आपने मैग्नीशियम लिया, है ना, मैग्नीशियम का रिबन लिया और इसको ऑक्सीजन से आपने रिएक्ट करा दिया। अब मैग्नीशियम रिबन क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। तो यहां से मिलता क्या है, MgO का पाउडर मिलता है सॉलिड फॉर्म में, है ना, ये हुआ। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे कुछ कंडीशन होगी, तो लाइक अगर कुछ टेम्परेचर है तो हीट होगा, अगर कोई प्रेशर के अकॉर्डिंग होगा तो वहां प्रेशर लिख देंगे, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस है तो सनलाइट, जो जिसके अकॉर्डिंग होगा वो यहां आप लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, और ये केमिकल रिएक्शन है। अब ध्यान देना कि जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं, तो केमिस्ट्री में क्या फॉर्मूलाज हैं। अब आप हर बार अगर लाइक इसका नाम लिखोगे कि मैग्नीशियम MgA समथिंग करके, ऑक्सीजन OXI GeN करके, तो वो नेमिंग वगैरह थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए। तो इट्स बेटर टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स बाय देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमने दे लिया और ये उसका स्टेट लिख दिया कि मैग्नीशियम जब हमने लिया था तो सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन नेचुरली आपको पता है गैसियस स्टेट में होता है, और ये जो बना ये सॉलिड यानी पाउडर वाला व्हाइट पाउडर बनता है। ध्यान रखना, यहां पे ये
व्हाइट पाउडर बनता है। तो देखो ये फॉर्मूला हो गया कि मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए ये अभी बैलेंस आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बैलेंसिंग भी सीखने लग जाएंगे। अभी आपको बिल्कुल बेसिक मैं ये बता रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और साथ के साथ कंडीशंस, समझ गए ना। अब हम लोग आते हैं कि जो कोई सारी रिएक्शन हो गई है ना, तो उसको जो बैलेंस, क्योंकि बैलेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस, बेसिकली इस बैलेंस की जरूरत हमें पड़ती क्यों है। आपने ये तो ठीक है लगा लिया हमने बैलेंसिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोगों ने 9th क्लास में ये चीज पढ़ी है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। जितना मास रिएक्टेंट साइड उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, इसीलिए बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग के लिए हम लोग हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखिए वेरी कॉमन एग्जांपल है ना, लाइक Fe है। अब देखो आप यहां पे इसका स्टेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं बैलेंसिंग में। जनरली आप प्रैक्टिस करिए कि लिखते रहिए, इससे बोर्ड के एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो अगर मान लो ये वाटर से रिएक्ट करता है, ठीक है ना, अब ये बनता क्या है, Fe3O4 और प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो इसको भी आप सॉलिड लिख लो और इसको लिख लो गैसियस स्टेट। देखिए स्टेट आप साथ साथ लिखते चलिए तो अच्छा रहेगा, है ना। अब इसमें देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहां देखिए स्टेट भी चेंज हो रहा है, इधर सॉलिड से गैस में भी चेंज हो रहा है, इधर वाटर है लिक्विड से गैस में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो कुछ भी प्रेजेंस आप करके बता सकते हैं, या हो सकता है कलर भी चेंज हो जाए, टेम्परेचर, यहाँ गैस देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, मैंने बताया था कोई भी चारों में से एक कंडीशन मिलेगी तो आप बता लेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बट अब ध्यान दीजिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप सभी को दिख रहा होगा, इधर Fe1 है, इधर Fe3 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है ना, हाइड्रोजन इधर 2 है और उधर भी हाइड्रोजन 2 है। बट सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस होने से रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो हम बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। देखिए स्टेप्स का मतलब ये नहीं कि आपको स्टेप्स रट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। आप बिना स्टेप के भी कर सकते हैं। आप सिंपली ये समझो कि फर्स्ट मैंने क्या किया, सेकंड क्या किया, थर्ड किया। एक बार जैसे होता है ना कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं, एक बार आपने सीखना स्टार्ट किया, या स्कूटर चलाना सीखते हैं, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर, एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस में आते हैं, उसके बाद आप चीजें समझ जाते हैं, बार बार फिर उसको रटने की जरूरत नहीं होती है। आइए अब देखते हैं इसमें हम लोग करेंगे क्या, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला कोशिश जो हम लोग ये करते हैं कि हम सभी को एनसर्कल कर लेते हैं, सभी को हम लोग एनसर्कल कर लेते हैं। एनसर्कल करने का मतलब अब कुछ भी मल्टीप्लीकेशन या कुछ होना है तो इसके बाहर ही होगा, इसके इनसाइड जाके हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते, इसलिए एनसर्कल किया है और कोई रीजन नहीं है। अब देखिए तो दूसरी बात जो सेकंड नंबर पॉइंट हुआ कि इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो बड़े वाले एलिमेंट, जो बड़ा वाला हमारा मॉलिक्यूल है, हम कोशिश करते हैं कि पहले वो बैलेंस हो जाए। बड़ा वाला जो मॉलिक्यूल है उसको हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस हो जाए। तो उन चीजों के लिए आप ध्यान दीजिए, आप पहले रिएक्टेंट और इधर प्रोडक्ट, ठीक है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो दोनों साइड में कौन कौन से कितने एटम हैं। जैसे इधर देखो Fe, अगर हम रिएक्टेंट की साइड देखें तो 1 है ना, प्रोडक्ट की साइड देखें तो Fe कितना है, 3 है, पहले लिख लो, ठीक है ना। इसके बाद इधर क्या है, हाइड्रोजन को देखें अगर, तो हाइड्रोजन अगर हम यहां देखें, लाइक एटम की बात करते हैं तो यहां पे हाइड्रोजन एटम कितना है, इधर 2 है ना रिएक्टेंट साइड, और प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 2 है। इट इज ओके, हाइड्रोजन बैलेंस है, बट क्या इससे कोई फर्क पड़ने जा रहा है, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना।
इसके बाद और क्या क्या है, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन देखो रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट में कितना है, 4 है ना। ऑक्सीजन रिएक्टेंट की साइड 1 है, प्रोडक्ट में 4 है। तो हमारे पास 3 एटम थे, Fe था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, और चौथा कोई एटम नहीं है। हमने सबसे पहले लिख लिया इसको। अब तो अगर हम स्टेप 1 मैंने आपको बताया, देखिए स्टेप मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सिर्फ समझो, स्टेप 1 2 3 करके रखना नहीं है। तो फर्स्टली आप इसको एनसर्कल कर लो, ताकि आप कुछ भी मल्टीप्लीकेशन करना चाहें तो इसके बाहर करेंगे। सेकंड आप ये देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने कितने एटम कौन कौन है वो लिख लो उसको। थर्ड हम चलते हैं, देखिए हमारी कोशिश होती है कि जो सबसे बड़े वाला मॉलिक्यूल होता है ना, उसको हम लोग पहले क्या कर लें, पहले शॉर्ट आउट कर लें उसको हम लोग बैलेंस कर लें, छोटे वाले अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। ये एक प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं है कि आप इसी को करेंगे, है ना, धीरे धीरे आप सब सीख जाओगे। आइए, तो अगर हम Fe3 और 4 को बैलेंस करना चाहें तो देखो, प्रोडक्ट साइड में 3 Fe है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, तो यानी रिएक्टेंट साइड में Fe से आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 into 3, तो यानी यहां पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 Fe हो गया, Fe3 हो गया, यस। उसके बाद अब ऑक्सीजन को देखते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन देखिए, इसको हमें, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसमें दोनों को देना पड़ेगा वेटेज, कि आप Fe को भी वेटेज दो और ऑक्सीजन को भी। तो Fe को लिए हमने बैलेंस कर लिया। अब ऑक्सीजन देखिए, इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो इधर आप क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आप यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पे आप पूरे में 4 लिखोगे, ये नहीं कि सिर्फ इसमें अंदर में जाके ऑक्सीजन पे 4, क्योंकि हमने बॉक्स बना लिया है। अब देखिए 4 यहां ऑक्सीजन, तो अब देखते हैं हम लोग ये बैलेंस हो गया क्या, है ना, क्योंकि 3 ही एटम थे, 2 को हमने बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस था। अब देखते हैं कि क्या फाइनली बैलेंस है, तो देखते हैं। अब Fe देखो 3, यहां 3 है, वेल एंड गुड। ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन यहां पे 2 है और यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 4 into 2 8 है ना। तो अब हाइड्रोजन को अगर आपको बैलेंस करना है तो इट्स वेरी सिंपल, आप यहां बाहर में क्या करोगे, यहां बाहर में 4 लिख लो, बस यहां बाहर में 4 लिख लो, जो कि इजी है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इसीलिए ये जो मिक्स वाले होते हैं ना बड़े मॉलिक्यूल, पहले हम इनको बैलेंस करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट है, बैलेंस हो गया। तो यानी जो कंप्लीट रिएक्शन आएगी 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O लिक्विड इज इक्वल टू Fe3O4 सॉलिड और प्लस 4H2 गैस। तो ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन हो गया। यही जो कंसेप्ट है, आप किसी भी रिएक्शन में अप्लाई कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग आप समझ गए, और बैलेंस क्यों करा हमने ये भी समझ गए। आइए अब देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन में टाइप, ठीक है ना। तो टाइप देखते हैं हम लोग। टाइप, सबसे पहला जो टाइप होता है हमारा वो होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब पहला का मतलब जरूरी नहीं आप पहले इसी को पढ़ोगे, कोई सा भी पढ़ लो। एक कस्टम है कि हम कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि कंबाइन होना, यानी ऐड होना, यानी कोई चीज जुड़ती है। तो इसको आप इस तरीके से देखो कि अगर कार्बन सॉलिड है और इसमें ऑक्सीजन गैस हमने जोड़ा तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। देखिए दो ये एटम हो गया, ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों जुड़े और इनकी स्टेट अलग अलग थी। ये सॉलिड था, ये गैस था, इधर गैस बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, और ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। साथ के साथ इसमें हीट भी निकलता है। हीट क्या होता है, निकलता है। तो इस जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट निकलता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस भी केमिकल रिएक्शन में हीट अगर निकलेगा तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई सारी रिएक्शंस एक्सप्लोजन हो जाती है, तो केमिस्ट्री लैब में आपको टीचर या वहां जो अटेंडेंट होता है उसकी प्रेजेंस में आपको ले जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ इस तरीके से छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि एक्सप्लोजन हो जाएगा, आपका हाथ पैर मुंह जल सकता है। जो बॉम्ब्स बनती हैं, ब्लास्ट होता है, उसमें क्या यही तो होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हीट निकल जाती है, ब्लास्ट हो जाता है। तो इसलिए इन सब रिएक्शंस में थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, साथ के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी। मैंने आपको अभी पिछले कुछ समय पहले बताया था कि एक ही रिएक्शन में हम कई सारी बातें सीख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन।
अब हम देखते हैं जो सेकेंड रिएक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन, ठीक है ना, डीकंपोजिशन। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक ही एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। लाइक H2 प्लस O2 इज इक्वल टू वाटर, SO2 प्लस O2 इज SO3। तो कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें दो या दो से ज्यादा मिले और एक सिंगल बने तो कॉम्बिनेशन। अब डीकंपोजिशन, डिकम्पोज करने का मतलब किसी चीज को ब्रेक करना यानी तोड़ना। तो डीकंपोजिशन का मतलब जैसे ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना। जब आप लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, अर्थ क्रस्ट से जो मेटल्स वगैरह का मेटलर्जी एक्सट्रैक्शन होता है, तो आप पढ़ेंगे कि ये जिंक का एक ओर भी होता है जिससे मेटल पाया जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब किसी चीज को तोड़ना है, तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, हीट चाहिए। तो मैंने बताया था कि रिएक्शंस की कंडीशन होती है, या तो हीट की प्रेजेंस में होगा, हीट के लिए ट्रायंगल दिखाते हैं, ध्यान रखना, एरो पे हम लोग लगाते हैं, तो ये ब्रेक होगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो ZnO बनेगा सॉलिड, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिलीज ऑफ गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस, केमिकल रिएक्शन है ये। तो ये जो डिकम्पोजिशन ZnCO3 का हुआ, ये हीट की प्रेजेंस में हुआ, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि सारे डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हो, कुछ रिएक्शंस जो होती है जैसे AgCl है ना, अब ये सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है ना। इसमें क्या निकलता है, Ag आप लिख लो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में, प्लस Cl2 यहाँ पे गैस फॉर्म में, ठीक है ना। अब इसका जो कलर होता है वो सिल्वर होता है, और यहाँ पे कलर क्या हो जाता है, ग्रे। देखो ये सिंबल है सनलाइट का, वहां हमने हीट में देखा था, हीट की प्रेजेंस या सनलाइट किसी की भी प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन कभी कभी ये बोर्ड के एग्जाम में आता है कि व्हाट हैपेंस इफ ZnCO3 is heated, तो आप लिख दोगे कि CO2 गैस इज रिलीज्ड और ZnO सॉलिड व्हाइट पाउडर इज ऑब्टेन्ड। सिमिलरली अगर AgCl को हीट करें तो क्या होगा, आप लिखोगे सिल्वर कलर जो था वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप यहाँ पे AgBr लिखोगे तो यहाँ पे Ag और ब्रोमीन गैस निकल जाएगी, और वो जो रिएक्शन होती है ना, वो फोटोग्राफी में यूज होती है। तो वो बोर्ड के एग्जाम में वो भी आ सकता है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है बड़ा। तो अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, फटाफट देखते हैं। इसमें जो हाई रिएक्टिव मेटल है, जैसे मान लो Fe हो गया, और लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से, यानी कि एक्वेस, एक्वेस मींस ये वो सॉल्यूशन है जिसमें पानी डाला हुआ है, वाटर। तो हाई रिएक्टिव है कॉपर से, कौन, Fe। रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देता है। तो यहां पे FeSO4 एक्वेस और प्लस कॉपर निकल जाता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज KNaCaMgAl है ना, ZnFe वगैरह आप देख लेना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर AgAu वगैरह होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, कई बार आप लिख के कंठस्थ करो जैसे भी। तो ये हो गया। अगर आप यहाँ Fe की जगह अगर आप जिंक ले लोगे ना, तो जिंक भी क्या करेगा, जिंक कर देगा, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इसने करा क्या, जिंक ने कॉपर के सॉल्यूशन से खुद आके बैठ गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब हम लोग देखें डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन दो डिस्प्लेसमेंट्स एक साथ होंगी, है ना। वन ऑफ द गुड एग्जांपल, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड लेते हैं, है ना, ये भी एक्वेस। देखो एक्वेस का मतलब ये सॉल्यूशन है और इसमें पानी डाला हुआ है, और यहां पे आपको मिलता क्या है, BaSO4। अच्छा ये सॉलिड मिलता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, ध्यान रखना, ये भी इस पे भी क्वेश्चन आता है। प्लस यहां पे क्या मिल जाएगा, 2NaCl, और क्या बन जाएगा ये एक्वेस, ठीक है ना। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, यहां पे सोडियम ने किसको रिप्लेस किया, दिस SO4 मींस सोडियम SO4 के साथ था, सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया। बेरियम क्लोरीन के साथ था तो बेरियम SO4 के साथ चला गया। तो एक दूसरे को इधर उधर लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा, तो दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया बेसिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की
बहुत ही बेसिक हमने स्टार्ट किया और धीरे धीरे आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि हम कुछ और अच्छी चीजें जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।